नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को यानी कि आज सुनवाई हुई। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का केस लड़ा। इस केस की सुनवाई अब बुधवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें की। एनसीबी ने जहां आर्यन खान को बेल मिलने का पुरजोर विरोध किया, वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। दूसरी ओर देखा जाए तो ड्रग्स केस में एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर भी गंभीर आरोप में है। ऐसे में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने उनकी सफाई में कहा है कि मुझे पुलिस सुरक्षा दी गई है क्योंकि हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अगर समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनके मौजूदा पद से हटा दिया जाता है तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर पहुंचे थे और यहां करीब 2 घंटे का समय भी बिताया। सूत्रों के मुताबिक अब समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच के सिलसिले में कल विजिलेंस की टीम मुंबई जाएगी। विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह टीम के साथ होंगे और कल से ही टीम इस पर जांच शुरू कर देगी। इस दौरान समीर वानखेड़े समेत एजेंसी के अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। यानी कुल मिला के आर्यन खान ड्रग्स केस जो है उसमें हर रोज कुछ नए पहलू सामने आ रहे हैं, हर रोज नए आक्षेप प्रति आक्षेप हो रहे हैं और यही हमारा आज का मुद्दा है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भरत राजगौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। राजेश से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार में राजनीति अलग से चल रही है। महाराष्ट्र सरकार में देखा गया कि मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के जिन्होंने आज सुबह एक ट्विटर पर एक लेटर शेयर कर दिया और एक नया राजनीति का धमाका ला दिया, जिस लेटर में लिखा गया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उन पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए, जैसे कि छापे के दौरान ड्रग्स प्लांट करना, छापे के दौरान पैसों की हेराफेरी करना। और जिसके बाद देखा गया कि समीर वानखेड़े की पत्नी और जो बहन है वो खुलकर सामने आई और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें धमकियां मिल रही है और इसीलिए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। इको आ रहा है जी, चेक। ये जो मामला है, वैसे मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई जी, चेक करो ना, प्रॉब्लम सॉल्व करो जी। तो ये वैसे एक मामला जो है वो लीगल प्रोसीजर का मामला है, क्योंकि एक क्रूज पर रेड हुई और रेड होने के बाद एनसीबी ने कुछ लोगों को संदिग्ध पाया गया, उसको अपराधी बनाया और उनको चार्जशीट फ्रेम करने के लिए उनके जो भी संयोगिक एविडेंस है उसके आधार पर एक इंक्वायरी हो रही है, जिसका दूध का दूध और पानी का पानी अदालत में हो जाएगा। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि अदानी पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया। हमको ये पता नहीं है कि उस इंक्वायरी का क्या हुआ। इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो कितनी पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है, उसके पीछे कौन था, वो अदानी पोर्ट तक कैसे आ गया, उसकी कहीं पर चर्चा न मीडिया में हुई, न सोशल मीडिया में, न अखबार की सुर्खियां बनाई। लेकिन ये आर्यन खान एक सुपरस्टार का बेटा है और उसके आधार पर एक ऐसी चर्चा पिछले 20-22 दिन से चल रही है जिसमें न उनका मेडिकल एविडेंस है कि उसने ड्रग्स लिया है, न उसके पास से ड्रग्स बरामद किया गया है। अभी तक जो एनसीबी है ये प्रूव नहीं कर पाई कि उनके पास ड्रग्स था। एक व्हाट्सएप जो चैट है उसके आधार पर एक केस बनाया गया है। किसी को भी जब इंक्वायरी चल रही है तो ना आर्यन खान को हम क्लीन चिट दे सकते हैं, न वो इंक्वायरी पर हम संदेह करके एनसीबी पर प्रश्नार्थ कर सकते हैं। लेकिन एक रेड हुई, रेड के बाद जो भी एनसीबी ने अपना वर्डिक्ट दिया है, आर्यन खान के पास जो तथ्य है उसके आधार पर उनके जो वकील है वो अदालत के अंदर अपनी सुनवाई कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो जो भी होगा वो कोर्ट फैसला करेगा, उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन ये जो विषय है वो विषय इस चीज का है कि हमारे देश में चर्चा किस चीज की होती है।
अगर कोई ट्रक वाला 10 आदमी को कुचल के चला जाए तो अखबार के कोने में वो समाचार छप जाता है, लेकिन कोई जाना माना चेहरा हो और उसका बेटा अगर BMW के अंदर किसी को टक्कर भी मार दे तो अखबारों की हेडलाइन हो जाती है। और उससे जो उसका मूल विषय है वो मूल विषय का विषयांतर हो जाता है। मूल विषय ये है कि देश को बर्बाद करने वाली जो ड्रग्स है, जिसमें सिर्फ पंजाब फंसा हुआ था और पंजाब के बहुत ही युवा उससे बर्बाद हो गए, वो धीरे धीरे अपने पांव पसारते हुए हमारे गुजरात के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है। जब करोड़ों रुपए का ड्रग्स किसी स्टेट के अंदर पकड़ा जाता है, उसका मतलब यह है कि वो बेचने के लिए ही आया था। बेचने के लिए आया था तो पेडलर है और एक ऐसा गैंग एक्टिव है और उनके पास से ये चीज खरीदने वाले युवान भी होंगे, तभी वो आता होगा, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होता। तो सबसे ज्यादा चिंता की चीज ये है कि ये जो ड्रग्स है वो बारूद से भी ज्यादा खतरनाक है। हम आतंकवाद से लड़े, उससे ज्यादा खतरनाक ये चीज है जो हमारी पीढ़ी की सोच को, उसकी शारीरिक क्षमता को, सबको खत्म कर देता है। तो इसको रोकने की जरूरत है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं चुटकी भर सिंदूर पर, और जो पूरा कंसाइनमेंट यहां पर 21,000 करोड़ रुपए का आ गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो सारे मामलों की बहुत तलस्पर्शी, प्रामाणिक, तटस्थ इंक्वायरी होनी चाहिए और छोटी मछलियों को छोड़कर जो मगरमच्छ है इस धंधे के, उस पर कैसे नकेल कसी जाए। और मैं बार बार कहता हूं कि गुजरात में दारू बनती है, फिर भी दारू पकड़ा जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गुजरात की जो बॉर्डर है उसको सील कर दो, एक बूंद भी अगर शराब बाहर से गुजरात में नहीं आएगी, क्योंकि गुजरात में तो इंग्लिश दारू की फैक्ट्रियां है नहीं, तो अगर बॉर्डर से अंदर नहीं आएगी तो पिएंगे कैसे लोग। लेकिन इतने सालों के साथ कितनी भी सरकारें बदल गई, कांग्रेस की बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की आई, बीच में राजपा की आई, लेकिन किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि हमारे चलते कहीं पर एक बूंद भी शराब नहीं मिलेगी। यानी शराब भगवान की तरह है, वो है लेकिन दिखती नहीं है। ऐसा ही अब धीरे धीरे ड्रग्स का हो रहा है कि ड्रग्स है, धड़ल्ले से बिकता है। मेडिकल कॉलेज, IIM, NID जैसी जो संस्थानें हैं जिसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट जाते हैं, जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उसको स्मोकिंग के जरिए धीरे धीरे ये आदत लगा दी जाती है उनकी जानकारी के बाहर। और फिर वही है कि एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, ड्रग्स नहीं खरीद पाते, तो उनको पेडलर बनाया जाता है कि आप दूसरे 10 ग्राम बेचो, आपका 1 ग्राम फ्री में ले जाओ। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनाया जाता है और इस नेटवर्क को तोड़ने की, इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बजाय चर्चा बादशाह खान के बेटे तक सीमित रह जाती है। ये सबसे दुखद बात। जी जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी नितिन जी। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर समीर वानखेड़े की बात करते हैं तो उन पर भी कई संगीन आरोप लगाए। हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने मीडिया में भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उनका मोरल डाउन नहीं होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि उन्हें फंसाने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक तरफ अगर गुजरात में 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला जाता है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती, जबकि राज्य सरकार और NCB दोनों का कार्य है। और दूसरी तरफ सिर्फ 6 ग्राम जो दूसरे के पास पाया गया और व्हाट्सएप की चैट के बेस पे जो इंक्वायरी कर रहा है वो ऑफिसर सही इंक्वायरी कर रहा है। इसके लिए कोई अमीर गरीब या वो कोई देखना ही नहीं चाहिए कि वो कानून है, और ड्रग्स लेने वाला अपराधी है मतलब अपराधी है, और बेचने वाला भी अपराधी है, तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए और उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो सही बात है और वो ही कर रहे हैं, लेकिन उसके काम में अगर रुकावट डाल रहे हैं या उसको पैसे दे के कुछ भी कराने की कोशिश कर रहे होंगे या उसके ऊपर प्रेशर भी आ रहा होगा। जैसे हमारी बात हुई कि मुद्रा पोर्ट पे 21,000 करोड़ के लिए कोई इंक्वायरी नहीं चल रही थी, उसके लिए न्यूज़पेपर में दूसरे दिन भी कुछ नहीं आया था, पकड़ा गया उसके बाद। लेकिन इसके लिए इतना सारा आ रहा है, मतलब शाहरुख खान का बेटा है, सुपरस्टार का बेटा है, और उस केस पे वो न्यायिक जांच कर रहे हैं। तो दोनों चीज मिल रही है, एक तरफ ऑफिसर न्यायिक जांच भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल केस है, और दोनों की वजह से आफ्टर ऑल इसी चीज में यह देखा जाता है
कि गुजरात के युवा धन को बर्बाद करने की फैक्ट्री और बड़ा मार्केट लोगों ने ढूंढ लिया है। मैं तो इसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये ड्रग्स आता कहाँ से है? इंटरनेशनल मार्केट से। अगर इंटरनेशनल मार्केट से आता है तो हमारी राज्य सरकार से ज़्यादा जवाबदारी राष्ट्रीय सरकार, हमारे देश की सरकार की है। जो नेशनल सरकार, जो भाजपा सरकार है, मोदी जी की सरकार के, उनको ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर सील करनी चाहिए। हमारे देश के युवा धन को बर्बाद कर रहे। तो ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं कि ड्रग्स बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा देश में कई समस्या है। तो ड्रग्स तो बंद कर सकते हैं, वो तो हमारे देश में आना ही नहीं चाहिए। तो यही हम चीज़ बताते हैं कि जो काम ईमानदारी से कर रहा है उसको रोक रहा है। जहाँ पे 21,000 करोड़ का ड्रग्स पड़ गया, वो केस कहीं पर भी चला गया। हाँ, आप न्यायिक जांच करो और उसको करने दो। आप देखेंगे कि सुशांत राजपूत केस के अंदर जो रिया और वगैरह जो भी थी, उनके भी नाम खुले थे। उससे पहले भी काफी स्टार ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। ये ड्रग्स आता कहाँ से है, उसका सोर्स नहीं पकड़ते। चलो, जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसका तबादला, उसको दिल्ली बुलाया गया या जो भी कर रहे हैं, हम यही बात बताएंगे कि देश के अंदर ड्रग्स आने से रोकने की जवाबदारी मोदी जी की सरकार की है, भाजपा सरकार की है। जी भरत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी देखा गया आज, जैसे कि सुनवाई थी, वहां पर कहा जा रहा है, एक और एनसीबी का ये कहना है कि हर आरोपी जो है, सबूत है, उनको प्रभावित किया जा रहा है। और दूसरी ओर आर्यन खान की अगर हम बात करें तो वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और मैंने किसी को प्रभावित नहीं किया। और उन्होंने एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये उनकी तरफ से किसी भी एनसीबी जो अधिकारी है उसके साथ कोई भी डील नहीं की गई है। ये पॉलिटिकल लोग और एनसीबी के बीच का मामला है, यानी वो उसमें कहीं भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जलपा जी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे सीबीआई है या अभी एनसीबी की बात चल रही है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक अलग संस्थान है, फिर भी उसकी शाख आज दांव पर है। आज कल आप सोचिए, कदाच मेरे ख्याल से शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा या होगा कल सुबह कि 5 ऑफिसरों की टीम दिल्ली से आएगी, वो जांच करेगी समीर जी के बारे में, समीर वानखेड़े के बारे में, और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की टीम जांच करेगी इसकी आर्यन खान के बारे में। अब ये कहाँ का वातावरण है? ये कैसी चीज है? हमारी जब कोई संस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसके पास, जैसे बारोट जी ने कहा या ठाकर भाई ने भी कहा कि अगर इनको सही ढंग से काम करने दिया जाए तो ही वो करेंगे। अब एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये संस्थाएं देश में गुने रोकने के लिए है या कमाने के लिए है। अगर आक्षेप हो रहे हैं, आरोप हो रहे हैं, पहले एंटीलिया के केस से आप जुड़िए, थोड़ा और पीछे जाइए। एंटीलिया में भी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर आरोप हुआ कि आपने पैसे कमाने के लिए सब किया है, ये प्लांट किया है। आज वही बात फिर से आ रही है कि आपने क्रूज पर रेड इसलिए डाली कि ये इतने करोड़ का मामला आपने फिरौती लेनी थी। अगर फिरौती लेनी थी तो फिर ये तो जो टेररिस्ट लोग करते हैं वही जो अगर संस्थाएं करने लगी, ऐसे आरोप हैं, तो हमें तो मुझे लगता है कि पहले तो इस आरोप से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर ये आरोप सही है तो फिर बिल्कुल चिंता की बात है, और सही नहीं है तो बाकी सब, चाहे स्टेट के मिनिस्टर हो या सेंट्रल का कोई भी ऑफिसर हो, उनको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए इस केस से, और सही तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये जांच करवानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हर बार जो मुद्दा है वो विषय से हटकर कहीं और चला जाता है, जैसे हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। पहले यहाँ पर देखा गया कि जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक और बनाम पिछड़ा वर्ग, एक ये राजनीति की शुरुआत हो गई, और जिसके बाद समीर वानखेड़े जो है वो मुस्लिम है, इस तरह के भी आरोप लगा दिए गए। और अब मुद्दा वहां पर ही चला जाता है कि अब उन्हें ये भी साबित करना है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। यानी आर्यन खान ड्रग्स केस का क्या होगा, उसकी जांच साइड में रही, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच साइड में रही। लेकिन आज देखा गया कि उनकी पत्नी को भी शादी के फोटो दिखाने पड़े और कहना पड़ा कि नहीं, हम दोनों हिंदू हैं और ये इसके सबूत है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है और कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है।
बिल्कुल सही बात है जो भरत भाई ने बात बताई कि जो हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, हम देखते हैं कि सीबीआई के मुखिया, एक पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं और सीबीआई के बारे में ही कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमको पता नहीं होती। दोनों अदालत में चले जाते हैं। हमने देखा उन्होंने एंटलिया केस किया, उसके पहले जाओ तो गुजरात के अंदर जो तुलसी प्रजापति वाला केस था, उसके अंदर भी जो राजस्थान के जो पत्थर के उद्योग के लोग थे, उनका जो पैसा फंसा हुआ था, उसकी उगाई के लिए वो हुआ, एनकाउंटर हुआ और उसमें कितने सारे पुलिस अफसर जेल के अंदर बंद हो गए। तो संस्थाएं सभी अच्छी होती है, संस्थाएं कोई बुरी नहीं होती, लेकिन उस संस्था के अंदर जो काम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो अगर कोई ऐसी संदिग्ध काम कर देता है तो जो प्रश्नार्थ है, वो प्रश्नार्थ कहीं ना कहीं वो संस्था पर उठता है। हमने रिया चक्रवर्ती के केस में भी देखा कि कितना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, कितनी व्हाट्सएप चैट की उसमें बात हुई, कितने कितने एक्ट्रेस और एक्टर्स को बुलाया गया एनसीबी के द्वारा, लेकिन किसी के ऊपर भी जो गुना है वो आज तक एनसीबी प्रूव नहीं कर पाई। और उस वक्त भी जो उसकी जो मात्रा थी वो इतनी थी कि अगर गुना उनका साबित हो भी जाता तो 6 या 8 महीने तक उनको सुधार गृह में भेज देती, उससे ज्यादा कोई गुना उसमें नहीं बनता था। इस केस के अंदर भी जो बात उठ रही है, उसको पकड़ने के बाद एनसीबी उस पर केस बनाने के लिए जो उनके एविडेंस है उसको ढूंढ रही है, यानी कि पहले उसके पास एविडेंस नहीं थे और आज तक वो ये एविडेंस नहीं जुटा पाई कि आर्यन खान के पास ड्रग्स था या नहीं था, आर्यन खान ने खुद ने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, आर्यन खान को क्रूज के अंदर से पकड़ा गया या क्रूज से बाहर से पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तो जो दो संदिग्ध लोग थे जो आज फरार हैं, जिनको एनसीबी ने गवाह बनाया था, वो लोग एनसीबी ऑफिस में रात के 1 बजे तक क्या कर रहे थे? आर्यन खान को पकड़ के ले जाने की जिम्मेदारी एनसीबी के अधिकारियों की, उसके बदले गोसाई उसको पकड़ के एनसीबी ऑफिस में कैसे ले गया? रात को 11:15 बजे उसके जो बॉडीगार्ड है उसको बुलाकर एक और गवाह क्यों बनाया? गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2 और गवाह नंबर 3, तीनों लोग में से एक जो है वो क्राइम ब्रांच में जाके ये बता रहा है कि ये सारा फर्जीवाड़ा क्या था, और बाकी जो 2 लोग हैं वो गायब है। न तो एनसीबी को पता है, न महाराष्ट्र पुलिस को पता है, न हमको पता है वो लोग कहाँ है। जी। जिसके साथ आर्यन खान को बात कराई गई वो सैम डिसोजा, वो भी नदारत है, वो भी पता नहीं चलता वो कहाँ है, उससे उसको क्यों बात कराई गई? एनसीबी ऑफिस के अंदर कोई एक आदमी जिसके ऊपर पहले ही ड्रग्स के केस बने हुए हैं, वो एनसीबी का गवाह बन के एनसीबी ऑफिस के अंदर आर्यन खान को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बात कराता है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। और पॉलिटिक्स भी इसमें है, पॉलिटिक्स नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी पॉलिटिक्स है। जब हमने रिया चक्रवर्ती के केस को भी हमने देखा कि कैसे बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने आ गई थी। बिहार के आईजी महाराष्ट्र में चले गए थे और उसके बाद उनको जिस तरह से नजर कैद कर दिया गया तो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, और बिहार के चुनाव के चलते सुशांत सिंह केस को एक अलग एंगल दिया गया था। तो सारी चीजों के अंदर जो राजनेता है वो तो अपने जो लाभ है वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस सब चक्कर के अंदर मैंने जो शुरुआत में बताई जो सबसे बड़ी समस्या है, उसमें से ध्यान कहीं ना कहीं हमारा चल जाता है। आपका जो प्रश्न है कि अभी समीर वानखेड़े को अपनी जाति को प्रूव करना पड़ रहा है, हम उनके धर्म को प्रूव करना पड़ रहा है, ये सभी चीज के अंदर होता है। और जो नवाब मलिक साहब ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट आज मीडिया के सामने रखा है, अगर वो फर्जी है जो बोल रहा है उनका परिवार, तो जो असली बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। और अगर नवाब मलिक साहब गलत है तो बहुत बड़ा ये मानहानि का केस बनता है जी। तो उस पर जो कानूनी उसके पास अवकाश है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बजाय क्या हो रहा है, उनका परिवार भी प्रेस के अंदर जा रहा है, मीडिया के पास जा रहा है।
समीर वानखेड़े साहब को आज समन किया गया, वो दिल्ली में है। विजिलेंस की एक बॉडी बनाई गई 5 लोगों की जी और इस चीज का वो लोग संज्ञान लेकर इंक्वायरी कर रहे हैं। यानी कि प्राइमा फेसी एविडेंस एनसीबी के जो अधिकारी है वो भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये सिर्फ उछाले गए मुद्दे नहीं है, उसके अंदर कुछ है। 1952 के बाद उनकी जो पहली बेटी हुई उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका जब धर्म परिवर्तन हुआ वो, और जो लीगली ईसाई या मुसलमान जो धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसका जो जाति का सर्टिफिकेट है वो किसी भी पद पर आने के लिए जो रिजर्वेशन है उसकी व्याख्या में नहीं आता। ये सारे प्रश्न है, ये सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न के जवाब या तो उनको एविडेंस देके देना चाहिए कि भाई ये आप गलत बता रहे हो, तो ये रहा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, ये रहा हमारा जाति का सर्टिफिकेट। आदमी हिंदू है मुसलमान, इससे कोई गुनाह बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। जी ये दिक्कत यही होती है कि प्रमोद महाजन का बेटा अगर राहुल महाजन जी और प्रमोद महाजन का पर्सनल सेक्रेटरी विवेक, वो दोनों दिल्ली के सरकारी सर्किट हाउस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेते भी हैं और उसके पास से ड्रग्स बरामद भी किया जाता, फिर इतना हो हल्ला नहीं होता। लेकिन कोई बॉलीवुड का स्टार है, क्यों, जो दिखता है वो बिकता है। जी यानी कि जो एक टीआरपी का भी ये बहुत बड़ा खेल है। अगर राजेश ठाकर के बारे में आप चर्चा करोगे तो देखेगा कौन? आप शाहरुख खान के बारे में चर्चा करोगे तो लोगों को भी इंटरेस्ट होता होता है। तो ये जो मीडिया ट्रायल होती है, वो मीडिया ट्रायल और सेलिब्रिटी का ये दिक्कत है कि अगर आपको फेम मिलता है, आपको नाम मिलता है, तो आपको बदनामी भी इतनी पुरजोर मिलती है। जी तो ये तो दिक्कत है ही। लेकिन ये सारी चीजों के अंदर जो मूल प्रश्न है, जो अधिकारी उसके इंक्वायरी कर रहा है, अब उसकी ही इंक्वायरी चल रही है। अगर इसमें कुछ चीज जैसे भरत भाई ने बताया कि 1% चांसेस भी अगर है कि समीर वानखेड़े ने ये फर्जीवाड़ा किया, ये प्रूव हो गया, तो आप समझो कि जो संस्था है उस संस्था की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। हमारे चुनाव आयुक्त जब टीएन सेशन साहब और लिंगदो साहब थे, तब बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है वो डरते थे उनसे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन की डेट देता है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का जो मुखिया है मालविया, वो डेट रिलीज कर देता है। तो जो हमारी ये संस्थाएं हैं, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एनसीबी है, क्राइम ब्रांच है, इन सभी का जिस तरह से पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है टूल्स की तरह, वो भी चिंता का विषय है। तो एक ही मसले के अंदर बहुत सारे मसले हैं कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बचा के रखनी है। उनके जो अधिकारी है वो अधिकारी कोई नेक्सस बनाकर, जैसे अभी पूर्व कमिश्नर है महाराष्ट्र के, वो अभी जेल के अंदर बंद है और वो भी एक उगाई का केस था और उसमें मर्डर का केस आया। तो जो अधिकारी है वो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस पर धब्बा लगता है, सीबीआई पर धब्बा लगता है, एनसीबी पर धब्बा लगता है। जब अदालत का कोई जज है, एनसीबी का जो जज है, बहुत बड़ी टिप्पणी कल प्रशांत भूषण साहब ने की, जो बहुत सीनियर लॉयर है, उन्होंने ये बताया कि एनसीबी के जो जज है इनको सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेल बार बार उसको नकार रहे हैं, वो नकारने का कोई ग्राउंड ही नहीं है। और आज जो संजय निकुम साहब है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत रहे हैं, बहुत आतंकवादियों को उन्होंने सजा कराई है, उन्होंने भी जो बात कही वो भी समझने की जरूरत है। उन्होंने प्रमोद महाजन के केस का हवाला दिया कि जब उसकी हत्या उसके भाई ने कर दी और तब 4-5 दिन पहले एक टेक्स्ट मैसेज किया था कि मैं आपको मार दूंगा, ऐसे धमकी का। वो लेकर जब हम कोर्ट के सामने गए तो कोर्ट ने ये बताया कि ये डिजिटल जो एविडेंस है उसको किसी भी तरह से हम मान नहीं सकते, क्योंकि जो टेक्निकल बाबत है वो टेक्निकल में कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त भी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 2016 का भी एक वर्डिक्ट है कि व्हाट्सएप की चैट को आधार नहीं बनाया था जी। और ये जो पूरा केस खड़ा किया गया है सिर्फ
व्हाट्सएप चैट के आधार पर बना है, और वो व्हाट्सएप चैट के जो कंटेंट्स है वो भी 2018-2019 का है, और 2 मैसेज जो है वो 2020 के शुरुआत के। यानी कि जो क्रूज का जो केस है उसमें कैसे ड्रग्स आया, वो ड्रग्स के किस पेडलर के साथ वो जुड़ा हुआ था, वो कोई मैसेज उसके साथ जुड़े हुए नहीं है। तो जो पूरा मामला है उस मामले के अंदर ये सारी चीजें हैं कि कोई प्रमोशन लेने के लिए ये करता होगा, कोई पैसों के लिए ये चीज करता होगा, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा हमारे देश में। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं, लेकिन हमको न समीर वानखेड़े को क्लीन चिट देनी चाहिए, न आर्यन खान को क्लीन चिट देनी चाहिए। सिस्टम के अंदर एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के आधार पर किसी आदमी, कोर्ट खुद भी किसी आदमी जब तक अपराधी घोषित नहीं होता उसको अपराधी नहीं बताती। तो हमको भी आर्यन खान को अपराधी के रूप में देखना चाहिए, ना समीर वानखेड़े को देखना चाहिए। अगर समीर वानखेड़े बाइज्जत इसमें निकल जाते हैं और उनकी जो वफादारी है, उनकी जो निष्ठा है एनसीबी के प्रति वो प्रूव कर देते तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आर्यन खान पर गुनाह होने से सिर्फ आर्यन खान पर छींटे उड़ेंगे, या शाहरुख खान उसके पिता है उसके लिए उनकी बदनामी होगी। लेकिन एनसीबी पर अगर कोई चार्ज फ्रेम होता है तो वो देश की बहुत बड़ी जो संस्था है, स्वायत्त संस्था, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल हो जाएगा और वो देश के लिए नुकसानदेह। जी जी बिल्कुल। नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहेंगे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि अलग से एक राजनीति की शुरुआत हो गई है। अगर हम एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, शिवसेना की बात करें तो वो एक और नज़र आ रही है, और दूसरी अगर देखें तो एनसीबी और केंद्र जो सरकार है वो एक तरफ नज़र आ रही है। यानी आक्षेप प्रति आक्षेप हो रहे हैं, और जहाँ पर चर्चा यही हो रही है कि क्या गलत हो रहा है या क्या सही हो रहा है। यानी कि अगर आर्यन खान को अगर मिल जाती है जमानत तो इसके पीछे क्या यही कारण रहेगा कि वो सेलिब्रिटी का बेटा है इसीलिए उसे जमानत मिल गई। अगर जमानत नहीं मिलती तो ये भी बताया जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए। जल्पा जी, मैं आपको इसके अंदर जो आप बता रहे हो ना वैसा ही है। पहले तो केस एविडेंस जो मिले हैं वो 6 ग्राम के और वो चैट के आधार पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखे जाओ तो पॉलिटिकली ये न्यूज़ बन गया है। सेलिब्रिटी का बेटा था इसीलिए इसको बड़ा माइलेज मिल गया है, और ये देश की जो समस्याओं है ना उससे बड़ी समस्या अभी आर्यन को छुड़ाओ या समीर वानखेड़े जी निर्दोष है या नहीं है, ये दोनों इश्यू अपने देश की सबसे बड़ी अभी माइलेज वाली समस्या बन गए हैं। अभी इससे और नज़दीक से देखें ना तो ये एज ए पॉलिटिकल ऐसे दिखा जाता है जैसे यूपी और इलेक्शन आ रहे हैं और एक तरफ एक छोटा सा एमडी ड्रग्स वगैरह पकड़ा जाता है, उसके लिए एक ऑफिसर जिम्मेदार है, या और ये बात इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली तक जा पहुंची है। और अब जब तक ये पोस्ट पे थे, अभी भी पोस्ट पे है समीर जी, तब तक उनका सरकार ने कुछ रिपोर्ट देख के उनको वो पोस्ट पे डाला होगा। अभी जाके उनके ऊपर इतने सालों के बाद अभी कुछ उंगलियां उठ रही है कि आपने ये किया होगा, आपने ये प्रूव नहीं किया होगा, वो लाजमी है। अभी जिस उन्होंने जिस लड़के को पकड़ा है उस प्रोफाइल में ये करने के बाद ये सब तो होता ही है, लेकिन एक चीज है कि भ्रष्टाचार के आरोप में 90% ऑफिसर बेगुनाही साबित ही होते हैं, क्योंकि वो प्रूव नहीं हुए हैं अपने देश के इतिहास के अंदर। तो वो तो इस चीज़ का हिस्सा हो गया नहीं होगा, वो कानूनी मसला है। लेकिन एक चीज़ और है कि शाहरुख खान खुद इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे, उनके इतनी सारी एडवर्टाइज है, कहीं ना कहीं जब ये खेडूत के आंदोलन हो रहे थे तब कनाडा का प्रधानमंत्री जी हो या कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हो जैसे रिहान और काफ़ी ऐसी सेलिब्रिटीज थी जिन्होंने भारत के खेडूत आंदोलन के बारे में बोला था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। और उसी टाइम पे ये सरकार को, देश की सरकार को ऐसा लगा था कि हमारे देश की सेलिब्रिटी भी उनकी फेवर में बोले, ऐसा मेरा मानना है कि उनको ऐसा लगा था। और उसी टाइम पे ये शाहरुख खान और जो भी सेलिब्रिटीज है उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया था। ये भी एक वजह हो सकती है कि भाई वो समर्थन नहीं किया था तो अभी जाने दो जो भी हो रहा है। तो क्योंकि पहले जब विटनेस आया तो कुछ ऐसा था कि वो जो ऑफिसर थे वो बीजेपी समर्थित
कुछ ऑफिसर थे जिन्होंने पकड़ा था, वो पहले से पहुंच गए थे, जैसे टारगेट कर रहे थे कोई बड़ी घटना का अंजाम ये करने वाले, उसकी इंटीमेशन थी, वो पहले से मौजूद थे। तो ये सब चीजें एक ऐसा दिखाती है कि जैसे एक बड़ा कुछ आयोजन हो, जैसे जाए पकड़े, केस जगे और पूरा बदला ले लिया जाए। और हमारे देश में ऐसा काफी चलता है कि अगर कुछ समस्याएं रही है तो आपके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ये एनसीबी है, इनके थ्रू ही अटैक हो जाता है कि भाई आप ये चीज कर रहे थे, आप पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं हमें तो यही सोचना चाहिए कि न्यायिक जांच होके दोनों के ऊपर जो भी एक्शन ले वो न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो जांच एजेंसी है उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए और अपने हिसाब से वो चेक करना चाहिए उसको। आपकी ओर आना चाहूंगी भरत जी। यहाँ पर अगर हम संजय राउत की बात करें तो उनकी ओर से भी स्टेटमेंट आया था कि ये सब जो मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटियों को अगर टारगेट किया जा रहा है तो वो एक षड्यंत्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का हब माना जाता है उसे यहाँ से मतलब सभी सेलिब्रिटियों को भगाना है। आप जो कह रही हैं जलपा जी बिल्कुल सही है, मगर उससे पहले मुझे थोड़ा और कहना जरूरी लगता है। एक तो पहली बात, हमारे देश की जीएसटी की जितनी आय है उतने करोड़ लाख 10 लाख करोड़ से ज्यादा का ये नारकोटिक्स का बिजनेस है। अब वो किसी की छत्र छाया के बिना तो चलता हो ऐसा लगता ही नहीं है, और मान ही नहीं सकता कोई कि किसी की छत्र छाया के बिना चलता हो। दूसरी बात, आज के आप एक न्यूज़पेपर में देख लीजिए, पूरे आधे पन्ने का आर्टिकल था कि हमारे यहाँ गुजरात में भी एक एक पोस्ट के 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए बोलते हैं, सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। डीएसपी या एसीपी डीसीपी की बात छोड़िए, इतनी छोटी पोस्ट के लिए अगर आपके पास इतने पैसे देने पड़ते हैं, इसका मतलब है उसमें कुछ तो कमाना होगा। 10-20 लाख खर्चने वाला 40 लाख कमाने के लिए कुछ तो कुछ करेगा, और वो पैसा आएगा कहां से? लोगों के पास से। मैं ये कहना नहीं चाहता, मगर अहमदाबाद में भी आज तक के किसी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कमिश्नर को या पुलिस ऑफिसर को कि यहाँ ये अड्डा चल रहा है, यहाँ फला जुआ की क्लब चल रही है, मगर फिर भी ये सब चलता है उनकी नजर के नीचे। अब जब बात चलती है तब कहते हैं कि ये पैसे हमें ऊपर तक देने होते हैं। कभी किसी गवर्नमेंट ने खुद ने ये जांच क्यों नहीं करवाई कि तुमने ये ऐसा कैसे बोल दिया कि ये पैसे हमें ऊपर तक देने पड़ते हैं? ऊपर तक कहाँ देने पड़ते हैं, किसको देने पड़ते हैं? ये बात सबसे पहले सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, आपने जो कहा वो कि संजय राउत जी ने कहा या नवाब जी ने कहा, मलिक साहब ने, अब इतने सारे आक्षेप हो रहे हैं। जब वो वहां पोस्ट पर गए तब मलिक साहब तो वहीं थे। पोस्ट पर जब उनको रखा समीर जी को, तो समीर वानखेड़े को जब वो पोस्ट दी गई मुंबई में, उस वक्त उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? ये पहली बात। दूसरी बात, अगर संजय भाई ने सही कहा, ठाकर साहब ने, कि मुस्लिम जब धर्म अंगीकार किया समीर ने, तो मुस्लिम धर्म अंगीकार किया तब उनकी सारी जितनी भी हिंदू की कम्युनिटी की कास्ट की सारी जो रियायतें होती है या फायदे होते हैं वो सुविधाएं निकल जाती है। अब ये मलिक जी ने बोला है कि उन्होंने एससी की पोस्ट पर, एससी के कैटेगरी में ये पोस्ट ली है। अगर एससी कैटेगरी में अगर ये पोस्ट ली है मुस्लिम धर्म अंगीकार करने के बाद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पोस्टिंग दी तब कुछ जांच नहीं की। ये सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर उठ रहे हैं। आज जो युवा पीढ़ी को खोखला बनाने की बात है तो उसमें तो बिल्कुल सही है। जो सनातन सत्य है, एक दूसरे समाचार भी मुझे चिंताजनक लगे थे कि कुछ कम मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल हो तो उसे गुनाह नहीं माना जाए, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसी विचारणा हो रही है जी। भाई क्यों? ड्रग्स लेना खराब चीज है, वो है। आप शराब पियो, खराब है, वो है। संजय भाई ने कहा, ये ठाकर भाई ने, कि सारी सरहदें अगर सील कर दें सीमाएं, फिर शराब आएगी कहां से? मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे एक नेता
वो सरहद के बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं हमारे स्टेट की, और दूसरे स्टेट में जहां छुट्टी है वह उन्होंने कारखाना बनाया। वो कारखाना रातों रात बड़े रास्ते से नहीं, छोटे रास्ते से छोटी छोटी ट्रकों में, रिक्शाओं में भर के सारा दारू हर रोज आता रहता है। ऐसे आक्षेप आज तक हो रहे हैं, सारे पत्रकार कर रहे हैं, चाहे गुजरात के बॉर्डर या मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिलने वाले जितने जिले हैं, उस जिले के पत्रकारों के साथ हमारी बात हुई, तब वो कहते हैं जी कि ये तो हमेशा की बात है। अगर इतना है तो ये पुलिस को क्यों नहीं दिख रहा है? जब पूरा कारखाना वहां चल रहा है, उसका बिजनेस सारा गुजरात में हो रहा है, वो बंदा यहाँ गुजरात में रह रहा है, वो एक समय का पॉलिटिकल लीडर था, तो ये सब किसकी नजर के नीचे चल रहा है? ये सब हमें ढूंढने की जरूरत है। नहीं में ऐसा आएगा कि बिल्कुल पंजाब हो या कहीं बिहार हो, कोई भी दूसरा राज्य हो, वही हालत गुजरात की होने वाली है। गुजरात का युवा धन नशे में अगर चढ़ गया तो कम नसीबी ये है कि हमारे पास पैसे ज्यादा है, बहुत सारे फैमिली परिवारों के पास पैसे ज्यादा हैं और वो बच्चों को कभी इतना नहीं ढूंढते। मुझे अहमदाबाद का एक परिवार का अभी की बात है, वो माँ कह रही थी, बेटी बात करती है, मैं पूछने तक नहीं जाती उसको कि वो क्या कर रही है, उसकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो 6 घंटे तक अपने कमरे में बैठे बैठी लैपटॉप पर क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। एटलीस्ट उसके दोस्त कौन कौन है वो हमें जानना जरूरी होता है। और ये सब अगर रोक नहीं पाते हैं तो गुजरात को भी मैं नहीं मानता कि हम बचा पाएंगे। जी जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था जब सुशांत सिंह केस आया था तब से ही ये ड्रग्स मामला, उससे पहले भी कई बार बातें सामने आ चुकी है कि बॉलीवुड अगर की सेलिब्रिटी की अगर कोई पार्टी होती है तो वहाँ पर शराब हो या फिर ड्रग्स हो, वहाँ पर सभी तरह से लोग जो है वो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। लेकिन प्रश्न ये ही उठता है कि क्यों जब ऐसा कोई बात आता है तब एक रैकेट पकड़ा जाता है, फिर जो सेलिब्रिटी है उनको बुलाया जाता है और फिर हम नतीजे तक नहीं पहुँचते कि आखिरकार ये ड्रग्स आया कहाँ से था, एंटर कैसे हुआ वो स्टेट में, या फिर अगर हम देश की बात कर ले यहाँ पर कैसे एंटर हुआ, और जो एंड तक मतलब अगर हम बात करें वो चेन में कौन था। इसका सीधा ये है कि हमको दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, करना कुछ नहीं, यानी कागजी कार्रवाई करनी है। हमारे यहाँ भी दारू तो छोड़ दो, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में पुलिस के नाक के नीचे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर 7-8 लोगों को बिठा कर निकल जाता है। आप 3 सवारी में उनके नाक के नीचे से निकल के देखिए, आप नहीं निकल सकते, आपको रिसीप्ट फड़ाना पड़ता है और वो धड़ल्ले से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसका सेटिंग है। ये अगर दारू के साथ कोई आदमी पकड़ा जाता है और वो BMW वाला है तो उसको पुलिस ये बोलती है कि हम दारू पीने का केस नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो पता है हमको कि कल अदालत में तुम छूट जाएगा पेनल्टी भर के। तो वो क्या करते हैं, 4 बोतल और पुलिस स्टेशन से लाकर उसकी गाड़ी में प्लांट करके उसके बोलते हैं मैं बेचने का केस डाल दूंगा, तो तू प्रोहिबिशन में 1 साल तक लंबा चला जाए। और इससे उनका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बढ़ा देता है कि दारू पीने के लिए हमको 1000 रुपये देकर छूट सकते हैं, बेचने पर हमको 50-60 हजार रुपया देना पड़ेगा। और उसको पता है कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। कोई अगर देसी दारू पी के पुलिस स्टेशन के सामने पड़ा रहा है तो पुलिस उसको नहीं उठाएगी, क्योंकि उनको पता है कि उसके जेब में कुछ नहीं होगा। तो ये जो पूरा नेक्सस है गुजरात के अंदर, दारूबंदी के नाम पर जितना दारू बिकता है उतना दारू राजस्थान के लोग नहीं पीते, ये हकीकत है। और फिर भी ये सब जानते हैं, मैंने पहले कहा ना कि भगवान है लेकिन दिखते नहीं है, इसी तरह का दारू का है। दारू है लेकिन पुलिस को नहीं दिखती। पुलिस अगर धारे, सिस्टम अगर धारे, पुलिस नहीं सिस्टम, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो मंदिर के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो नीचे से ऊपर वाली जो चेन है वो चेन काम करती है।
भरत भाई ने बताया, मैं सर्कल के साथ कह सकता हूं कि कौन से ट्रैफिक सर्कल का कौन सा प्रीमियम चलता है। अगर आपको नारोल के सर्कल पर जाना है तो अहमदाबाद का सबसे महंगा वो पोस्टिंग है। अगर आपको पुलिस स्टेशन चाहिए तो कागड़ापीठ, दरियापुर, ये पुलिस स्टेशन सबसे महंगे पुलिस स्टेशन है। जब हमारे मंत्री अच्छे खाते के लिए लड़ जाते हैं, अच्छा खाता यानी मतलब क्या, कि जहां पर मलाई ज्यादा हो, जी आपको सेवा करनी है, राजनीति में आकर आपको जो भी पोर्टफोलियो दिया है उसमें काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। लेकिन मुझे अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, यानी मुझे महसूल चाहिए, मुझे गृह चाहिए, जी, वित्त मुझे मंत्रालय आरोग्य चाहिए। जी यही चीज है। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने सिस्टम को इतना लचर बना दिया है और उसका जो है वो नीचे तक चलता है। अगर कोई पुलिस स्टेशन का पीआई ऐसा हो कि मैं मेरे वेतन पर ही घर चलाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा, तो वो पुलिस स्टेशन का पीएसआई या एसएचओ 1 रुपया लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हमको यह भी पता है कि कौन से पुलिस स्टेशन का पीआई का वहीवटदार कौन है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर अनऑफिशियल एक वहीवटदार होता है। पीआईओ की ट्रांसफर होती है, वहीवटदार वही न वही रहता है। अहमदाबाद के 7 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके वहीवटदारों की पिछले 6 या 7 साल से कहीं पर ट्रांसफर नहीं हुई। अगर हुई है तो वही 7 पुलिस स्टेशन के अंदर उसका चक्कर घूमता है। जी कागड़ापीठ पुलिस स्टेशन जो है उसका ओरिजिनल जो सैलरी है वो 7 तारीख को होता है। अगर कोई पुलिस वाला आपका दोस्त है और बोला इनको बिठा के उसको बताएंगे तो वो बोलेंगे कि हमको तो 7 तारीख का हमारा सैलरी का डेट है। हम बोलते हैं कि कैसे 7 तारीख का डेट है। तो जो भी भद्र से लेकर 3 दरवाजे तक जो लोग अपना ठेला लगाकर बैठते हैं उनकी जो उगाई होती है उसकी कीमत लाखों रुपए में है। तो ये सारा चलता है, इसमें कहने से किसी को झिझकना नहीं चाहिए। और ये हम जानते हैं ऐसा नहीं है। एक बार अशोक भट्ट ने अहमदाबाद की 122 शराब के जो अड्डे हैं उनका नाम और एड्रेस, कौन चलाता है और कहां चलता है, वो विधानसभा में दिया। उसके बाद 1 महीने के बाद पत्रकारों ने अशोक भाई से पूछा कि आपने वो 122 का दिया था उसका परिणाम क्या मिला। तो उन्होंने जो जवाब दिया बहुत रोचक था। उन्होंने बताया कि मैंने 122 अड्डे का जो लिस्ट दिया और फिर जानने वाले पुलिस वाले को पूछा तो उन्होंने बोला कि हमको तो सिर्फ 88 का मालूम था, बाकी तो बिना हफ्ते के चल रहे थे। यानी मेरा 122 का लिस्ट देने से पुलिस की आमदनी बढ़ गई, अड्डा कोई बंद नहीं हुआ। जी ये हमारे देश की हकीकत है। ये जो सिस्टम है उसको दीमक की तरह इतना खोखला कर दिया है कि कोई रीढ़ की हड्डी वाला ऑफिसर या कोई अपने जो नाक बचा के काम करने वाला ईमानदार आदमी है वो सिस्टम के अंदर चल ही नहीं सकता। आज समीर वानखेड़े के बारे में है, कल दूसरे के बारे में होगा। और इसमें क्या होता है कि एक जो गंदी मछली होती है वो सारे लोगों को हम जनरलाइज कर देते हैं कि पुलिस वाले तो ऐसे ही। मैंने जो बात बताई उसमें 10% ऐसे भी लोग होंगे। हमारे पास हसमुख पटेल जैसा भी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, पुलिस को ट्रेनिंग दे रहा है। उसको जो कानून और व्यवस्था की जो सिस्टम है उससे हटाकर उनको बोल दिया गया कि भाई आप जो नए पुलिस वाले भर्ती होते हैं उनको आप ट्रेन करो, आपके जैसे ईमानदार बनाओ। आपके जैसे ईमानदार हमें सिस्टम में नहीं चाहिए, वो ट्रेनिंग देने के लिए चाहिए। तो ये दिक्कत है। और अगर नीचे वाला पैसा ले रहा है, कोई मंत्री ऐसा बोले कि हमको पता नहीं है, भ्रष्टाचार कभी भी सत्ता की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। अगर सत्ता उसको नहीं देखती, आप देखिए एक एक रैली के पीछे कितने लाखों और करोड़ों रुपए लगते हैं। एक मुख्यमंत्री बदल जाता है तो 100 करोड़ के होर्डिंग्स बदल जाते हैं। जी चुनाव के अंदर जिस प्रकार के चार्टर प्लेनों का इस्तेमाल होता है, जिस प्रकार से खर्चा किया जाता है, कॉरपोरेट की तरह से पार्टियां चलाई जाती हैं, ये पैसे आते कहां से हैं? ये सारे पैसे ऐसी सिस्टम से ही आते हैं। और जब आप
बॉर्डर से दारू आने देंगे, हफ्ता लेंगे, तो उसी के अंदर एक बॉक्स चरस आ जाएगा, एक बॉक्स गांजा आ जाएगा, या एमडी ड्रग्स आ जाएगा कि नहीं आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर पैसा फेंका गया है तो वो पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है वो चढ़ के देखेगा कि इसमें शराब है या दूसरी चीज है। तो आप एक चीज के लिए अगर रास्ता खोल रहे हैं तो उसके साथ साथ दूसरी भी खतरनाक जो चीजें हैं वो सिस्टम के अंदर घुसेगी, और घुस गई है। मैं अभी मेरे जानने वाले एक परिवार को जानता हूं कि जिसका बहुत होनहार बेटा, जो राजकोट के वो क्रिकेटर की बात आई, ऐसा ही एक किस्सा। वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहता था और लॉकडाउन के दरमियान जब घर पे आया उसका बिहेवियर चेंज हो गया एक आध 2 महीने के बाद, और उसके बाद उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया और 2-3 सिटिंग में पता चला कि वो ड्रग्स लेने लगा है। तो ये हमारे घर तक आ चुका है। अगर अभी भी हम नहीं जगे, और जो भरत भाई ने बताई बहुत सही बात है, ये सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये सोशल मुद्दा भी है जी। हमने हमारे बच्चों के साथ टाइम बिताना बंद कर दिया। एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर 2 टाइम का नहीं, 1 टाइम का भी खाना साथ में खाएंगे, वो देखना बंद कर दिया। बच्चा कितने बजे रात को आता है, कहां से आता है, कौन किसको मिलकर आता है, ये सवाल करने पर हम 19 या 20वीं सदी के हो जाते हैं। तो हमें भी मॉडर्न दिखता है, हमें ऐसे दिखना है कि हम बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहते हैं, लेकिन फ्रेंड की तरह रहिए, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके साथ आने वाले दोस्तों को देखिए, वो कौन सी हॉबी रखता है, वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता। हमारे बच्चे अभी अखबार नहीं पढ़ते। तो ये सोशल मुद्दा भी है कि आप उनके साथ संवाद करो, ऐसा रिलेशन बना के रखो कि अगर गलती से भी कुछ उसने ऐसी चीज कर दी है तो वो आपको घर पर आकर बता सके कि मुझसे ये गलती हो गई है, इसमें से मुझे बाहर निकालो। ऐसा भी वातावरण घर के अंदर नहीं होना चाहिए कि वो घबराए, घर में जाकर कहूंगा तो क्या होगा। तो ये सोशल मुद्दा भी है। तो ये परिवारों को तो देखना ही है कि भाई हमारे बच्चे हैं उन पर कैसे संस्कार चले, वो किस लोगों के साथ बैठे उठे। कितना हम मॉडर्न हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि हम सारी चीज जो है, सारी मर्यादाएं उसको लांघ दें। जी। तो ये सोशल मुद्दा भी है, ये प्रशासनिक मुद्दा भी है, लेकिन जब मिलेगा तो ही लोग लेंगे। बार बार यही बात है। आपने 6, और ये बात भी सही है, 6 ग्राम पकड़ा गया, 14 ग्राम से ज्यादा मात्रा हुई तो 1 साल की सजा, 100 ग्राम से ज्यादा है तो 2 साल की सजा। ये कैसे पैकेज है भाई? जहर वो जहर है, उसमें सजा एक समान होनी चाहिए। हाँ, बच्चे हैं तो उनको सुधार के लिए हम उस जेल के अंदर वो बना सकते हैं कि भी वो उसमें से बाहर निकल सके, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 ग्राम लिया है तो उसको छोड़ दो, 10 ग्राम लिया है तो 6 महीने रखो, ज्यादा लिया है तो 1 साल रखो। ऐसा नहीं हो सकता, उसमें कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। जी। उसमें ये जो हम बाहरी छोड़ देते हैं, फिर यही होता है 100 ग्राम के साथ पकड़ा गया है जो आदमी, वो 10 लाख रुपए देकर चार्जशीट में दिखाएगा कि उसके पास तो 10 ग्राम ही था जी। और वो निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो उसको पता चलेगा यहाँ पैसा फेंक कर हम निकल सकते हैं, तो दूसरी बात वो रुकेगा नहीं, वो उससे ज्यादा करेगा। जी। तो डर पैदा करने की जरूरत है, लेकिन डर पैदा करके उगाई करना ये भी गलत है। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि अगर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम जानते हैं कि ड्रग्स के जो पैसे हैं या फिर जो इनकम है वो कहाँ तक जाती है। इसके कहीं ना कहीं तार जो है वो जाकर आतंकवाद से भी मिल जाते हैं या फिर ऐसे लोगों से भी मिल जाते हैं कि जिनकी प्रवृत्ति जो है वो देश के लिए या राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, जिस तरीके से तालिबान का कब्जा हुआ, और अगर वहाँ की सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आके ऐसे मादक पदार्थों पर ही रुकती है। और कहा भी गया था कि अब जो है वो ड्रग्स का जो प्रमाण है आने का वो बढ़ भी सकता है, ऐसा कहा गया था। और फिर जैसे कि हमने अदानी पोर्ट पे भी देखा था, जो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया था और उसके बाद कई किस्से सामने आए। शिल्पा जी, ये बात एकदम सही है कि ये जो ड्रग्स है वो इंटरनेशनल मार्केट से आती है, इंडिया में तो बनती नहीं है, वो फाइनल है।
इंटरनेशनल मार्केट से आती है, तो ड्रग्स से ऐसा तो नहीं है कि वो अमृत है, पी के वो बहुत बढ़िया अच्छा काम करेगा। ड्रग्स ऐसा है जो हमारे युवा धन को बर्बाद कर रहा है, और युवा धन बर्बाद मतलब देश बर्बाद। और इस चीज़ के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट से जो ड्रग्स आ रही है वो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आ रही है। अगर इसमें कोई नेता शरीक हो, कोई पुलिस शरीक हो, या कोई जहाँ से आ रही है वो शरीक हो, उनके ऊपर कड़े एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप देश के अंदर यही समस्या खड़ी कर देगी और ये घर कर जाएगी। अगर इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया और चाइना दो ऐसे मार्केट है जिसके लिए बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है, तो ड्रग्स भी इसी बहाने इंडिया में घुस जाएगा। अगर आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह से रखना है और देश को बचाना है, तो किसी भी हालत में ड्रग्स को देश के अंदर एंटर होने से या फैलने से रोकना चाहिए, और सरकार को इसमें कड़े कदम उठाना चाहिए। 5 ग्राम ले, 6 ग्राम ले, 10 ग्राम ले, कोई भी किसी भी हालत में, कोई सेलिब्रिटी हो, गरीब हो या अमीर हो, उसको भी बख्शा ना जाए। सजा मिलनी चाहिए और उसको सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। जी भाई भरत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे कि हम जब भी ऐसा कोई किस्सा देखते हैं, फिर व्हाट्सएप चैट सामने आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट सामने आ जाते हैं, फिर पता नहीं कई फ़ोन कॉल्स या पुराने वीडियो भी सामने आने लगते हैं, और फिर एक के बाद एक मामला पिछले 10 साल के अंदर तक भी पहुँच जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब ये सब हो रहा होता है तब लोग कहाँ होते हैं, या इनको कहीं से जान नहीं होती होगी, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। यानी जब तक हो रहा है चलने दो, लेकिन अगर कुछ आता है तो फिर उसको पूरे तरीके से लपेटो। आपने बिल्कुल सही कहा जल्पा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी का जितना हमने दुरुपयोग किया है, इतना शायद किसी ने किया होगा। आप देखिए कि यूएस से लेकर यूरोप तक में एक छोटी सी बात, मोबाइल का रिंगटोन के बिजनेस जितना इंडिया का है ना, उतना पूरे यूरोप का नहीं है। वही आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। यूके की एक टीवी सीरियल चल रही थी, पाकिस्तान का जब यूके को कब्जा करने की एक से टीवी सीरियल बनाई थी 3 साल पहले, 2017 में, मेरे ख्याल से 4 साल पहले। अब वो सीरियल के कुछ विजुअल्स क्लिपिंग्स आज भारत में बह रहे हैं और भारत में चल रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे हालात भारत के हो सकते हैं। सही में वो सीरियल का भाग है, मगर हमने जो बात करनी है कि गुनाह को पकड़ने के लिए, गुनाह को रोकने के लिए हम गुनहगार का मदद ले रहे हैं। अब गोसावी की बात करें, गोसावी पर करीबन 20 से ज्यादा केसेस हैं, और पुलिस के दफ्तर में, पुलिस की बुक में वो भगोड़ा है, इज वांटेड पर्सन। अगर वो गोसावी वहां बैठा था नारकोटिक्स के ऑफिस में, तो पुलिस क्या कर रही थी? क्यों उसने नहीं पकड़ा? दूसरी बात, ठाकर भाई ने जो कहा वो बच्चों वाली बात, मेरे सामने का अभी 2 साल पहले का या 2.5 साल पहले का, क्योंकि कोरोना में वो भाई साहब हमारे बहुत बड़े अच्छे कलाकार थे, गुजराती फिल्मों के, गुजराती सीरियलों के। उनका बेटा जब 2 साल का था तब उन्होंने पहली शराब चखाई थी बेटे को। 32 साल होते होते वो बेटा इतना ड्रंकर्ड हो गया कि 32 साल में उसे सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ और वो मर गया। शायद स्मशान में झगड़ा करने वाला मैं पहला था। वो, उसका फादर मेरा दोस्त था और बहुत बड़ा कलाकार था। मैंने कहा कि बेटे को मारने के लिए जिम्मेवार आप हो। और बाद में कोरोना में उनका भी कम नसीबी से निधन हो गया। आज बाप बेटा दोनों नहीं रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो चीज है गलत है, उसे लेने से पहले रोकें। उसका इस्तेमाल न तो बच्चों के सामने करें, न खुद को करें, न खुद को बर्बाद करें जी। ये गुनाह रोकने की बात है। इसके आगे और कुछ कहने का मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा कह पाऊंगा। मगर पुलिस वाले जब पूछते हैं गुनहगार को पकड़ने के लिए, तो जो कम गुनाह करता है, छोटा गुनहगार है, उसको पहले लेते हैं, खबरी बनाते हैं, और बाद में खबरी को पता है कि मुझे पुलिस कुछ करने वाली नहीं है, इसलिए वो छोटे छोटे गुनाह करता रहता है।
आज सरहद की बात करें, हमारे कच्छ की सरहद की बात, वहां भी मैंने उनके साथ, पुलिस ऑफिसरों के साथ, बॉर्डर के ऑफिसरों के, बीएसएफ के ऑफिसरों के साथ बात जो उनके मुंह से सुनी है, जी वो कहते हैं कि हम छोटी सी खेप, पाकिस्तान अगर वो कुछ चीजें बेचने के लिए ले जा रहा है तो हम उसे आराम से जाने देते हैं, क्योंकि वो आप आने के बाद हमें कुछ और खबरें देता है वहां की। मगर हम ऐसा क्यों करें? हम खुद सतर्क न हो तो ही ऐसा हो सकता है। हमें अपने ऑफिस में बैठे बैठे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए हम छोटे छोटे गुनेगारों की मदद लेते हैं। ये करना हमें बंद करना होगा, और तभी नारकोटिक्स की एक ही बात नहीं है, बाकी सब गुनाह जी को भी हम रोक पाएंगे। जी जी बिल्कुल। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल थैंक देश यू। का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि वानखेड़े की अगर हम बात करें तो उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई। हम देख रहे हैं कि पहले उन पर वसूली के आरोप लगते हैं, उसके बाद उनकी जाति तक पर विवाद हो जाता है, जिन पर उनकी पत्नी और बहन को आना पड़ता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है, वो फोटो भी साझा करती है उनकी शादी का और बोलती है कि नहीं वो तो हिंदू है। अब मुद्दा ये था कि ड्रग्स जो केस चल रहा था, जो हम जानते हैं कि क्रूज पर किस तरीके से वहां पर थापा मारा गया, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से वहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया। अब विवाद इसी का चल रहा है कि जो शाहरुख खान के बेटे हैं यानी कि आर्यन खान, ये कहा जाता है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, इनका ये जो केस में सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको जमानत मिलेगी या नहीं? अगर जमानत मिल जाती है तो क्या इसीलिए मिल जाएगी क्योंकि वो सेलिब्रिटी का बेटा है, या फिर जमानत इसीलिए नहीं मिलेगी कि नहीं इनको दबाना है? अब ये दो विवाद है जिस पर हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या फिर सामने कोई विरोध पक्ष हो, ये दोनों आक्षेप प्रति आक्षेप कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट की अगर जब तक बात है, अनन्या पांडे का नाम सामने आया, कहा जा रहा है कि दूसरे लोगों के नाम भी सामने आए हैं और जल्द ही उनसे पूछताछ भी होगी। लेकिन फिर क्या होगा? सुशांत सिंह केस में हमने देखा था कि किस तरह दीपिका पादुकोण की अगर हम बात कर ले या फिर हम दूसरे और कई सेलिब्रिटियों की बात कर ले, सबके नाम सामने आए थे, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? अगर मान भी लेते हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने अगर ड्रग्स ली थी, तो वो ड्रग्स उस तक पहुंचाई किसने? जिसने पहुंचाई उसने कहां से खरीदी थी या उसको कहां से मिली? वो जो नाम है वो क्यों सामने नहीं आ पाता? प्रश्न ये भी है कि अगर ड्रग्स की बात है, जैसे हम शराब में भी देखते हैं कि कई जगह पर शराब पीकर किस तरह हंगामा होता है, और उसमें ही कितना सारा विवाद भी कई बार सामने आया है। अगर हम गुजरात की बात कर ले कि जहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन हम जानते हैं कि कई बार यहाँ पर भी कई ऐसे किस्से बने जिसने शराबबंदी पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। लेकिन होता क्या है? मुद्दा वही आता है कि होता क्या है। अब कल तो सुनवाई होनी है कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर उसके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई तो फिर उन्हें इतने दिन तक गिरफ्तार क्यों रखा गया? ये जो प्रश्न है वो मेरा नहीं है, लेकिन ये अदालत में जो आर्यन खान के वकील है उसने पूछा कि अगर ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं है, तो इतने दिनों तक इनको मतलब गिरफ्तार क्यों रखा गया? इन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। और सामने पक्ष में अगर हम देखें तो एनसीबी के जो अधिकारी है वो स्पष्ट तौर पर जोर देकर बोलते रहे कि नहीं, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अभी जो प्रोसेस है वो बाकी है। अब देखना यही होगा कि अभी आगे क्या होता है, सुनवाई में क्या हो रहा है। और मुद्दा ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर सेलिब्रिटी का बच्चा पकड़ा गया है, अगर उसने कोई गलती की गई है उससे, तो वो उसको इतनी आसानी से रिहा भी कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर किसी की कोई गलती नहीं है तो उसे बेगुनाह मतलब अंदर कर दिया जाए। लेकिन मुद्दा तो अब आर्यन खान से ज़्यादा समीर वानखेड़े का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो वो कह ही चुके हैं कि कोई अनजान शख्स है जो इन्हें इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उनकी पत्नी द्वारा भी निवेदन दिया गया कि अगर उनको वो पद से हटाया जाता है तो कई लोगों को फायदा पहुंचेगा। यानी कि ये कई लोग कौन है?
या फिर सही में ऐसा होगा कि शिकारी खुद ही शिकार हो जाएगा। अब देखना यही होगा और आशा तो यही रखते हैं कि जो सच है वो सामने आए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।